हेलो फ्रेंड्स, अभिनव करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस समय हम लोग आधुनिक भारत या राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन में भारत में शिक्षा का विकास यानी आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास या भारत में शिक्षा का विकास टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। तो इस टॉपिक के तहत हम लोग पिछली वीडियो में कई चीज़ों को पढ़ा है। वुड डिस्पैच पढ़ा है, हंटर कमीशन पढ़ा है, सेडलर आयोग पढ़ा है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा। जो नए बच्चे हैं, जो नए तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, वे जाकर के हमारी पिछली वीडियो में हमारी प्लेलिस्ट में अभिनव करियर पॉइंट चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पुरानी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं समय ज़ाया न करते हुए भारत में शिक्षा के विकास के तहत सेडलर आयोग से आगे की, यानी कि हमारी ये शिक्षा के विकास के तहत ये तीसरी वीडियो है, ये तीसरा पार्ट है, जिसमें हम आज मात्र 4 आयोग या समितियों का अध्ययन करेंगे, जिसमें हार्डोक समिति, वर्धा योजना या शिक्षा की वर्धा योजना, तीसरी है सार्जेंट योजना और राधा कृष्णन आयोग के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो समय जाया ना करते हुए आज शुरू करते हैं कि ये योजनाएं क्या थी। शिक्षा की सार्जेंट योजना, राधा कृष्णन आयोग, वर्धा योजना या हार्डोक समिति। तो इस प्रकार हम शुरू करते हैं। हार्डोक समिति जो 1929 में आई। सबसे पहले इसके समय को याद रखना है, क्योंकि ये समितियों से ज़्यादातर क्वेश्चंस इसकी टाइम को लेकर के आते हैं। कभी कोई मैथ्स करने के लिए आ जाते हैं। पीसीएस और आईएएस तथा लोअर पीसीएस यूपीटीपीएससी जैसी परीक्षाओं में इसकी मैचिंग को लेकर के आ जाता है कि हार्डोक समिति कब आई थी, वर्धा योजना कब आई थी, सार्जेंट योजना कब आई थी या राधा कृष्ण आयोग कब गठित किया गया था। तो इसकी टाइमिंग को याद रखना। हार्डोक समिति 1929 ईस्वी में आई। तो ये प्राथमिक, इस समिति के तहत क्या प्रावधान किए गए थे, क्या क्या नियम बनाए गए थे, कौन सी मुख्य बातें थी। तो ये 4-5 जो मुख्य बातें थी उन पर हमने जोर दिया है। सबसे पहले तो भारतीय परिनियत आयोग, एक आयोग था भारतीय परिनियत आयोग के द्वारा ही सर विलियम हार्टोग इसके नाम पर हार्टोग समिति, सर विलियम हार्टोग नामक व्यक्ति थे। इन्हीं के नाम पर या इन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति की गठित की गई जिसका उद्देश्य था शिक्षा पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना। यानी कि सर फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति को ही कहा गया हार्टोग समिति और इसका जो कार्य था वह शिक्षा पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। और इसने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया हार्टोग समिति ने, उसे मुख्य रूप से क्या था, प्राथमिक शिक्षा पर बल, जोर एवं एकीकरण, यानी कि प्राथमिक शिक्षा से जुड़ करके, हालांकि इसके पहले की तमाम कमेटियों पर भी इस पर जोर दिया गया, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा पर, लेकिन यहाँ पर आकर के भी प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है तथा प्राथमिक शिक्षा के एकीकरण की तरफ ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। नेक्स्ट होता है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को मिडिल शिक्षा, यानी कि एक थोड़ी सी इसकी आलोचना होती है हार्टोग कमेटी की कि इसने ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए मिडिल तक की शिक्षा पर ही जोर देता है, यानी कि मिडिल तक की इनको शिक्षा दी जाए और इसके आगे इनको शिक्षा जो है व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा प्रदान की, यानी कि मिडिल तक की उनको शिक्षा प्रदान करके हायर एजुकेशन ना दे करके उन्हें क्या किया जाए, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा प्रदान किया जाए, जिससे वह आत्मनिर्भर बने या आने वाले जो भी इंडस्ट्रियल हैं, जो तकनीकी क्षेत्र हैं, वहाँ पर उन्हें रोजगार प्राप्त हो सके। यानी कि व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा पर बल और मिडिल तक की शिक्षा पर ही के बाद ही इनको व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा पर जोर देने की बात कही गई। और कहा गया कि योग्य लोग जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के योग्य हैं, जो आगे चल करके उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में कार्य कर सकते हो, उन्हीं लोगों को ही उच्च शिक्षा प्रदान की जाए और उन्हीं की शिक्षा पर ही खर्च किया जाए। तो नेक्स्ट होता है समिति की सिफारिश पर, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रावधान इसमें नहीं थे। इसमें यही प्रावधान थे कि मिडिल तक की शिक्षा दे करके शिक्षार्थी को व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाए, प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया, बल दिया गया। और सर फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में शिक्षा पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए हार्टोग समिति का गठन किया गया। कब गठन किया गया? 1929 ईस्वी में। और इसी समिति की सिफारिश पर 1935 में एक केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया। इसी समिति की सिफारिश पर 1935 में, ये पूछा जाता है कब, 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया, जिसमें सदस्य जो प्रमुख थे वह अय्यर एवं बोर्ड की सदस्यता में ये 2 लोग महत्वपूर्ण थे। इन लोगों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के द्वारा। लेकिन 1937 में यह रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, लेकिन 1939 के लगभग द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है और इसी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इस हार्टोग समिति की सिफारिशों को लागू किया जाना परिहार हो जाता है।
यह लागू हो पाना संभव नहीं हो पाता है। और उसी द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसने इस पर जोर नहीं दिया, इस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए यह हार्टोग समिति की सिफारिशें लागू नहीं हो सकती थी। नेक्स्ट होता है वर्धा योजना 1937 ईस्वी। वर्धा योजना कब आई हुई है? तो यह 1937 ईस्वी में आई हुई है। अब वर्धा योजना से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। हार्टोग समिति की टाइमिंग को आप लोग जरूर याद रखिएगा। और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन हुआ। एवं बोर्ड की सदस्यता में मिडिल तक की शिक्षा पर रोक दिया गया और उनको व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा प्रदान की गई। ये महत्वपूर्ण थे हार्टोग समिति 1929 के तहत। लेकिन वर्धा योजना जो आती है 1937 में, चूंकि 1935 के अधिनियम के बाद यहाँ पर यह योजना आती है और यह योजना मुख्य रूप से इसको मौलिक शिक्षा की योजना या बुनियादी शिक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है। वर्धा किसी व्यक्ति का नाम नहीं था, बल्कि वर्धा एक जगह का नाम था और यह महाराष्ट्र में पड़ता है। और 1935 के बाद गांधी जी पूरी तरह से भारतीय आंदोलन में सक्रिय रूप से आ चुके होते हैं। और जो इसके पहले शिक्षा की नीतियां आई थी, शिक्षा के आयोग गठित हुए थे, उनकी जो रिपोर्टें लागू की गई थी, उससे गांधी जी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। और इन्होंने अपना एक लेख प्रस्तुत किया करते थे जिसका नाम था हरिजन। यानी कि हरिजन एक लेख ये निकालते थे, एक पत्रिका निकालते थे। उसी में एक विस्तृत लेख इन्होंने भारतीय जो ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था लागू की जा रही थी उसमें इन्होंने उस ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था की काफ़ी आलोचना की, यानी उसे काफ़ी संतुष्ट नहीं थे। क्योंकि ब्रिटिश लोगों की शिक्षा की जो नीति थी गांधी जी के अनुसार, वे जो है कि अपने कार्यालयों हेतु, अपने इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में तकनीकी लोगों, व्यावसायिक ज्ञान रखने वाले लोगों की जरूरतों के लिए ही इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था लागू कर रहे, ताकि लोग प्रशिक्षित होकर के कार्यालयीय कार्यों को करें, हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों में सहभागिता करें, सहयोग करें। तो इन्हीं चीज़ों से गांधी जी संतुष्ट नहीं थे और इन्होंने अपने लेख में, हरिजन पत्रिका में, इन्होंने इस कमियों को बहुत व्यापक रूप से, बहुत बड़े रूप में इन्होंने उसे उजागर किया। और वर्धा में 1937 में एक अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन या अखिल भारतीय शिक्षा सभा इन्होंने आयोजित की। यानी कि गांधी जी ने 1937 में वर्धा में, यानी महाराष्ट्र के वर्धा में एक अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया और जिसकी अध्यक्षता इन्होंने डॉक्टर जाकिर हुसैन को बनाया। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर जाकिर हुसैन को दिया। इसीलिए कभी कभी कहा जाता है वर्धा योजना या डॉक्टर जाकिर हुसैन योजना जो 1937 में आई। और वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ये क्यों हुआ? क्योंकि गांधी जी जो शिक्षा से संबंधित जो प्रावधान आ रहे थे उससे संतुष्ट नहीं थे और उनकी कमियों पर हरिजन नामक अपनी पत्रिका में व्यापक जो है लेख प्रस्तुत किया और अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया वर्धा में और उसकी अध्यक्षता दी इन्होंने डॉक्टर जाकिर हुसैन को। और आगे क्या होता है, इसमें कौन कौन से प्राविधान किए गए, यानी कि मुख्य रूप से इसे मौलिक शिक्षा की वर्धा योजना भी कहा जाता है या बुनियादी शिक्षा की योजना भी कहा जाता है। लेकिन इसमें प्रावधान क्या किए गए? अब तक तो ये सम्मेलन आयोजित किया है शिक्षा पर, लेकिन यह प्रावधान 7 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया। गांधी जी के अनुसार यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में जो प्रावधान किए गए उसमें कहा गया कि 7 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य, उन्हें शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए। कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए और वह शिक्षा कैसी हो? निःशुल्क हो। दूसरा अलग प्रावधान था शिक्षा का जो माध्यम है। गांधी जी के अनुसार ये चीज़ क्वेश्चन कंपटीशन में बार बार पूछा जाता है कि गांधी जी ने ये कहा कि शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए वह सीधे सीधे मातृभाषा में होना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा मातृभाषा में पढ़ेगा तो वह चीज़ों को बहुत तेज़ी से पकड़ेगा, उसे शिक्षा समझ में आएगी। हर एक विषय की जो शिक्षा प्रदान की जाएगी, जो बच्चा को पढ़ाया जाएगा, जो बच्चा पढ़ेगा वह अगर अपनी मातृभाषा में पढ़ेगा तो उसके कॉन्सेप्ट को, उसकी गहराइयों को वह समझ सकेगा। और क्या होना चाहिए? मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए तथा स्वावलंबी होनी चाहिए, यानी कि ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिससे बच्चा चल करके जब वह युवक बने तो वह स्वावलंबी हो। और दूसरी चीज़, एक बहुत बड़ा इस पर जोर दिया गया, हस्त उत्पाद कार्य पर बल और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर। यानी कि गांधी जी के अनुसार मातृभाषा में तो शिक्षा दी जाए, लेकिन शिक्षा में हस्त उत्पाद कार्यों पर बल, यानी कि ऐसी शिक्षा हो जो व्यावसायिक हो। कहा जा रहा है कि व्यावसायिक शिक्षा पर भी जोर, यानी कि व्यावसायिक
तकनीकी शिक्षा उन्हें दी जाए और व्यवसायगत शिक्षा अगर वो प्राप्त करेंगे तो उनके हस्त उत्पादन कार्यों पर जो है उन्हें सहायता प्राप्त होगी, यानी कि हस्त उत्पादन के हाथों से उत्पादन किए जाने वाले कार्यों पर इन्होंने जोर दिया। नेक्स्ट होता है द्वितीय विश्व युद्ध के कारण मंत्रिमंडल का त्यागपत्र और योजना निष्प्रभावी हो जाती है। यानी कि उन्होंने बताया कि इसी समय 1937 के टाइमिंग है और यहीं से इसी के जस्ट बाद 1939 से लेकर 1945 तक सेकंड वर्ल्ड वार यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध चलता है और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ही मंत्रिमंडल के द्वारा त्यागपत्र, यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उसी समय ब्रिटेन ने भारतीय लोगों से यानी भारतीय नेताओं से बिना पूछे ही भारत को भी ब्रिटेन की तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल घोषित कर देता है। इससे गांधी जी नाराज हो जाते हैं और यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ के जो स्वतंत्रता क्रांतिकारी लोग हैं वो मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देते हैं और जिससे यह योजना भी निष्प्रभावी हो जाती है। तो इस चीज को हमें याद रखना है। खाटोट समिति 1929 में वर्धा की शिक्षा योजना या मौलिक शिक्षा योजना या बुनियादी शिक्षा योजना जो डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा महात्मा गांधी से जुड़ी हुई थी वह 1937 में हुई और वर्धा महाराष्ट्र में सम्मेलन हुआ था। अखिल भारतीय शिक्षा से जुड़े हुए क्षेत्रों पर कार्य करने के उसमें मुख्य रूप से था व्यावसायिक शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा दिया जाए, व्यावसायिक शिक्षा दिया जाए और हस्त उत्पादन कार्यों पर विशेष जोर दिया जाए। तो ये 4-5 पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण। अब हम आते हैं शिक्षा की सार्जेंट योजना। शिक्षा की सार्जेंट योजना 1944 ईस्वी में आई है। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि 1944 का मतलब है कि अभी द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन इस योजना के तहत क्या प्राविधान किए गए थे उसे जानना जरूरी है। कि भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार सर जॉन सार्जेंट ने शिक्षा पर व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की, इसे ही कहा गया सार्जेंट योजना। सर जॉन सार्जेंट, यहाँ पर ये याद रखना है कि सार्जेंट जो है यह व्यक्ति थे, इन्हीं के नाम पर ही इस योजना का नाम सर जॉन सार्जेंट योजना नाम दिया गया और यह 1944 ईस्वी में आई। सबसे पहले इसी को याद रखना है। और यहाँ पर भी आकर के कहा जा रहा है कि प्राथमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा पर यहाँ पर भी जोर देने की बात की जा रही है और 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें जो प्राथमिक और माध्यमिक में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की जा रही है तो लगभग यहाँ भी किया जा रहा था और इसके पहले वाले प्रावधानों में भी किया गया, आयोग समितियों में किया गया और यहाँ सार्जेंट योजना में भी कहा जा रहा है कि प्राथमिक उच्च माध्यमिक शिक्षा पर जोर, क्योंकि जब व्यक्ति जो बच्चा प्राथमिक और माध्यमिक से पढ़ करके आएगा तभी वह उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, हस्तगत शिक्षा, ये सारी शिक्षाओं को वह ग्रहण करेगा और आगे चल करके किसी कार्यालय में वह नियुक्त हो सकेगा, अपना सहयोग दे सकेगा। तो 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई ही स्कूलों में हो। यहाँ एक नया प्रावधान किया गया कि इंटरमीडिएट तक के लिए अलग से कोई प्रावधान करने की बात नहीं की गई, बल्कि जो हाई स्कूल हैं, हाई स्कूल स्तर के जो विद्यालय हैं वहीं पर इंटरमीडिएट की शिक्षा प्रदान की जाए। और एक जो महत्वपूर्ण बात थी, स्नातक 3 वर्षीय हो, जैसा कि आज भी चलता रहा है। स्नातक यानी ग्रेजुएशन यहीं पर प्राविधान कर दिया गया शिक्षा की सार्जेंट योजना के तहत कि स्नातक त्रिवर्षीय होना चाहिए, स्नातक में 3 वर्ष का पाठ्यक्रम होना चाहिए, कोर्स होना चाहिए और कॉलेजों में प्रवेश के नियम बनाए जाएं। कॉलेजों में किस तरह से प्रवेश हो, मेरिट के आधार पर हो, प्रवेश परीक्षा के आधार पर हो, उनके गुणांक के आधार पर हो, किस तरह से हो, तो ये सारी चीज़ों का निर्धारण सार्जेंट योजना में किया गया। और कहा गया कि 40 वर्ष के अंदर ही शिक्षा पर व्यापक परिवर्तन करने का उद्देश्य बनाया गया कि 40 वर्ष के अंदर एक लंबा टारगेट बनाया गया कि 40 वर्षों के अंदर शिक्षा पर एक व्यापक परिवर्तन किया जाएगा। लेकिन खेर समिति के द्वारा आगे चल करके खेर समिति गठित की गई और खेर समिति के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि यह 40 वर्ष नहीं बल्कि 16 वर्ष के अंदर ही शिक्षा पर व्यापक परिवर्तन करना है। तो इस प्रकार ये हार्टोग समिति, वर्धा शिक्षा योजना 1937, हार्टोग समिति 1929 तथा सार्जेंट योजना 1944। फ्रेंड्स, इसके सन एवं शताब्दी को जरूर याद रखिएगा। खास तौर से इसके टाइमिंग को पूछा जाता है कब ये योजना आई थी और बहुत पूछा जाता है। तो इसमें व्यावसायिक शिक्षा, हस्तगत कार्यों पर बल तथा मातृभाषा में शिक्षा यहाँ से उठाया जाता है और यहाँ से त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के निर्धारण की बात की जाती है और खेर समिति के द्वारा इसकी टाइमिंग को 16 वर्ष घटा करके दिया जाए। अब हम आते हैं एक बड़ी ही महत्वपूर्ण, अब आगे की जो योजनाएं हैं शिक्षा से संबंधित वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें राधा कृष्ण आयोग भी और राधा कृष्ण आयोग के बाद कोठारी आयोग, शिक्षा नीति 1968, शिक्षा नीति 1986 और आज आगे चल करके अब
नवीन शिक्षा नीति 2020, इन सारी चीज़ों पर चर्चा की जाएगी। लेकिन अभी टाइमिंग ऐसा आ गया, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, राधा कृष्णन आयोग का जो टाइमिंग है कहीं न कहीं 1948 1949 ईस्वी, यानी कि अब देश आज़ाद हो चुका था। 1947 से भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी थी। अभी तक की जो नीतियाँ थी वह ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाई जा रही थी, उसमें भारतीयों का सहयोग मात्र लिया जाता था, और अगर भारतीय उसका विरोध करते थे तो भी कहीं कुछ नहीं हो पाता था। ब्रिटिश हुकूमत जैसे चाहती थी नीतियाँ ला रही थी। लेकिन अब राधा कृष्णन आयोग जो भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति हुए, पहले उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति हुए, तो इनके अध्यक्षता में एक शिक्षा पर आयोग गठित किया गया, जिसे कहा गया स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने 1948 में, यानी कि नवंबर 1948 में ही इन्हीं की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, डॉक्टर राधा कृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में यह आयोग का गठन किया गया। 1948 में गठन किया गया और 1949 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, इसलिए इसकी दो टाइमिंग दिया गया, 1948 और 1949। तो इसमें होता क्या है कि एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में खासतौर से ये किस पर जोर दिया गया, खासतौर से विश्वविद्यालय शिक्षा पर सुझाव हेतु, विश्वविद्यालय शिक्षा पर इनके विचार प्राप्त करने हेतु, विश्वविद्यालय शिक्षा पर रणनीति बनाने के लिए ही एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में राधा कृष्णन आयोग का गठन नवंबर 1948 में किया गया। यानी कि ये याद रखना है कि ये खासतौर से किस शिक्षा से जुड़े हुए हैं, ये विश्वविद्यालय शिक्षा पर इन्होंने अपना एक व्यापक सुझाव प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट अब आते हैं, अगस्त 1949 में इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत किया, यानी कि नवंबर 1948 में इनकी अध्यक्षता में यह आयोग गठित किया गया, कौन सा, राधा कृष्णन आयोग, और अगस्त 1949 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। अब इस रिपोर्ट में जो प्रस्तुत किए उसमें क्या क्या प्रावधान थे, तो यहाँ आकर के हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला प्रावधान जो इन्होंने प्रस्तुत किया उसमें कहा गया कि स्नातक के पूर्व जो हमारा ग्रेजुएशन होगा, स्नातक होगा, उसके पूर्व 1 से लेकर के 12वीं तक की स्कूली शिक्षा अनिवार्य होगी, यानी कि स्कूली शिक्षा रहेगी तभी आप स्नातक कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रावधान जो किया गया, विश्वविद्यालयों में कम से कम 180 दिन की कक्षाएं संचालित हों, यानी कि जो विश्वविद्यालय हैं उनकी जो पढ़ाई है, उनका जो अध्ययन अध्यापन है, उसमें छुट्टियों को काट करके कुल कम से कम 180 दिन कक्षाएं चलनी आवश्यक हैं। यानी कि विद्यार्थियों को परीक्षा तभी लिया जाएगा, उनकी एग्जाम तभी होगी जब उनकी 180 क्लासें, 180 कक्षाएं उनकी चली रहेंगी, उनके विषय पूरे होंगे, उनके पाठ्यक्रम पूरे हुए रहेंगे, तभी उनकी एग्जाम्स होगी। और जैसा कि आज भी ये सिद्धांत चलता आ रहा है कि 180 दिन की क्लास आवश्यक होती है स्नातक के कक्षाओं में। नेक्स्ट जो प्रावधान किया गया, जो शिक्षा का उद्देश्य था वह उद्देश्य मुख्य रूप से 3 रूपों में था, सामान्य शिक्षा, सांस्कारिक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा। इन्होंने बहुत ही अच्छी बातें कही कि 180 दिन की क्लास होनी चाहिए, स्कूली शिक्षा 1 से 12 वर्ष तक पूरी होनी चाहिए, तभी आप स्नातक की शिक्षा प्रारंभ करेंगे। जो नेक्स्ट इन्होंने शिक्षा का उद्देश्य बनाया वो सामान्य शिक्षा, यानी कि एक तो आपको सामान्य शिक्षा मिलेगी ही, जो शिक्षा सभी क्षेत्रों से जुड़ी हुई होगी, लेकिन दूसरी तरफ उस शिक्षा का उद्देश्य जो है वह सांस्कारिक भी होगा। आप शिक्षा तो ग्रहण करेंगे, हर विषय की शिक्षा लेंगे, तमाम प्रकार के क्षेत्रों की शिक्षा ग्रहण करेंगे, लेकिन उस शिक्षा के साथ साथ आपके अंदर संस्कार भी होने चाहिए, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने छोटे और बड़े लोगों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, एक संस्कार होना चाहिए। हर व्यक्ति का, हर देश का, हर समाज का, हर जगहों पर आप हर व्यक्ति के, हर समाज का आप सम्मान करेंगे, उसमें अपना सहयोग प्रदान करेंगे, तो ये होता है संस्कार। यानी कि सामान्य शिक्षा तो आप प्राप्त करेंगे ही, शिक्षा का उद्देश्य तो रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको सांस्कृतिक शिक्षा यानी सांस्कारिक शिक्षा भी आपको प्राप्त करना है। और दूसरा है, नेक्स्ट है, तीसरा है जो व्यावसायिक शिक्षा, यानी कि आप सामान्य शिक्षा, सांस्कारिक शिक्षा और आप व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करेंगे, जिससे आप आने वाले समय में अपने उस शिक्षा का, व्यावसायिक शिक्षा का उपयोग करके देश और समाज के विकास में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। नेक्स्ट है इनका प्रशासनिक सेवाएं होती, स्नातक उपाधि आवश्यक नहीं। जैसा कि आज है कि प्रशासन में अगर आपको जाना है तो वहाँ आपको स्नातक उपाधि आवश्यक है, लेकिन राधा कृष्णन आयोग में यह स्पष्ट किया गया कि अगर आपको प्रशासनिक सेवाओं में जाना है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्नातक पूर्ण करें, स्नातक कंप्लीट हो तभी आप प्रशासनिक सेवाओं में जा सकते हैं, बल्कि अगर आपने स्कूली शिक्षा प्राप्त की है और आपको उस क्षेत्र का विशेष ज्ञान है, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा भी प्राप्त किया है, तो आप कहीं न कहीं स्नातक अगर नहीं है तब भी आप प्रशासनिक सेवाओं में अपनी दक्षता के बल पर, अपनी योग्यता के बल पर, अपनी कुशलता के बल पर आप प्रशासनिक सेवाओं में अपना चयन
कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षा का समान स्तर, यानी कि अब धीरे धीरे 1948-49 तक आते आते भारत में अनेक विश्वविद्यालय स्थापित हो गए थे। लगभग 18 से 20 विश्वविद्यालय अभी तक स्थापित हो चुके थे और यहाँ अब दिक्कत आ रही थी कि किस विश्वविद्यालय में, किस संस्थान में शिक्षा का स्तर क्या है। तो सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षा का एक समान स्तर लागू करने की बात की गई कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जितने भी उच्च शिक्षा के केंद्र हैं, सभी जगहों पर शिक्षा का एक समान स्तर लागू किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कहीं हाई जो सिलेबस का अलग हो, कहीं दूसरी पर दूसरी प्रकार की शिक्षा दी जा रही हो। तो इसके लिए ये कहा गया कि एक समान शिक्षा का स्तर हो और इसी के लिए आगे चल करके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना के प्रावधान का भी उद्देश्य रखा गया। यानी कि अब शिक्षा का जो समान स्तर बनाया गया, सभी विद्यालयों समान शिक्षा दी जाए और इसके लिए यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया और भारत सरकार के द्वारा ही 1953 में फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कर दी जाती है एक स्वतंत्र निकाय के रूप में। और एक मुख्य प्रावधान इसमें और किया गया कि शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने पर जोर दिया गया, यानी कि शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने की बात की गई। किसमें? राधाकृष्णन आयोग के द्वारा। कि शिक्षा समवर्ती सूची, जैसा कि संविधान पढ़ाते समय हम बताएंगे कि सूचियां 3 प्रकार की होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में केंद्रीय विषय होता है, राज्य सूची में राज्य के विषय होते हैं और समवर्ती सूची एक ऐसी सूची होती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों नियम बना सकते हैं, दोनों कार्य कर सकते हैं। तो शिक्षा भी उसी सूची में रखा गया कि शिक्षा पर केंद्र सरकार भी अपना कार्य कर सकती है, संस्थाएं स्थापित कर सकती है, अपने नियम रेगुलेशन बना सकती है और राज्य भी अपने स्तर से अपने तरीके से कार्य कर सकते हैं। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में आज भी है, हमारे संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया शिक्षा को। और यह प्राविधान कहीं ना कहीं देश की आज़ादी के बाद ही 1948 के राधाकृष्णन आयोग में ही इसे रखा गया था कि शिक्षा समवर्ती सूची में होनी चाहिए। तो सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षा का समान स्तर हो, शिक्षा समवर्ती सूची में हो तथा समान शिक्षा के स्तर को बनाए रखने तथा शिक्षा पर और व्यापक कार्य हेतु एक आयोग जिसे कहा गया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की स्थापना किए जाने का प्रावधान किया गया इस आयोग के तहत। और आगे चल करके 1953 में बार बार ये पूछा गया, कई बार ये परीक्षा में आया हुआ है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी की स्थापना कब की गई। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1953 ईस्वी में की गई भारत सरकार के द्वारा और राधाकृष्णन आयोग की सिफारिशों के तहत ये गठित किया गया और यह एक स्वायत्त निकाय के रूप में इसका गठन किया गया। तो फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण थे हरटोग समिति, वर्धा शिक्षा योजना, सार्जेंट योजना तथा राधाकृष्णन आयोग के तहत जो मुख्य प्रावधान किए गए उसको हमने बहुत ही शॉर्ट में और जो सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके साथ हमने आपको बताने का प्रयास किया जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पीसीएस और आईएएस जैसी परीक्षाओं में यहाँ से उठा दिए जाते हैं। चूँकि ये शिक्षा से जुड़ा हुआ क्षेत्र है इसलिए सीटेट, टेट, सुपर टेट तथा बीएड एवं बीएड इंट्रेंस यानी कि जितने भी कंपटीशन है खासकर जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, टेट, सुपर टेट और सीटेट जैसी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठाए जाते हैं। और इन आयोगों से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चनों को मैंने कलेक्ट किया है। बहुत सारी जगहों पर आपको बस इसके नाम और इसके समय को दे करके 1-2 पॉइंट बता करके छोड़ दिया गया, लेकिन हमने कई किताबों से लेकर के इसके स्रोत को कलेक्ट किया है। इसमें जो मुख्य प्रावधान है उनको सरल एवं सहज भाषा में, ताकि आपको वह याद हो सके, उसके कॉन्सेप्ट को आप समझ सके, इस रूप में हमने इसको प्रस्तुत किया है। तो यह एक व्यापक, एक डीपली, एक कॉन्सेप्चुअल क्लास हमारी है आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास के तहत। और इसके आगे की जो कोठारी आयोग है, जैसा कि हमने बताया कोठारी आयोग है शिक्षा नीति 1968, शिक्षा नीति 1986। आज के संबंध में अगली वीडियो में हम आप लोगों से देंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल अभिनव करियर पॉइंट को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। ओके, थैंक्स।